ओके, चलिए आज हम लोग फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आसान सा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही सब कुछ समझ में आएगा, वरना परेशानी हो सकती है। तो आप शुरू से ही हम लोग बहुत छोटे छोटे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे जिसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे और हर दिन का टॉपिक हर दिन कवर करते चले जाएंगे। चलिए देखो, आखिर फोर्स है क्या। आप जानते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल काउज है, ठीक है। जैसे कि मान लो, जरा सोचो, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी, ठीक है। ये गाड़ी खड़ी, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, है ना, अपने आप चलेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे से धक्का लगाते हैं। आप जैसे ही इसको धक्का लगाते हैं तो क्या होता है कि ये गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर देगा, गाड़ी चलना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब जो फोर्स है वो एक एक्सटर्नल काउज है, जिसकी वजह से कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग आता है, पोजीशन में चेंजिंग आता है। जब हम लोग इस पे कोई एक फोर्स अप्लाई करेंगे, अभी यहाँ फोर्स अप्लाई किया, मान लो अब गाड़ी को, हमारे पास ताकत नहीं है, आगे नहीं कर पाए, एक लोग और बुलाए, दोनों आदमी मिलके इसको धक्का लगा रहे थे। जो गाड़ी यहाँ थी, अब कुछ दूर के बाद यहाँ ये गाड़ी आ गया, ठीक है। थोड़ा दूल्हा पतला हो गया, संभाल लेना, है ना। देखो, कहने का मतलब जब भी हम कभी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके स्टेट में परिवर्तन हो, स्टेट चेंज हो जाए। कहने का मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे ये रुका हुआ था, है ना। अगर ये रुका हुआ था, कहने का मतलब इनिशियली ये रेस्ट में था, यानी कि u बराबर 0 था। पर जैसे ही इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए ना, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया, ये चलना शुरू हो गया, यानी कि इसको कुछ वेलोसिटी मिल गया, यानी कि इसका वेलोसिटी बदल के कुछ भी हो गया, v हो गया, है ना। तो अब ये u जब जिस समय शुरुआत कर रहे थे उस समय ये रेस्ट में था, अर्थात 0 वेलोसिटी था और कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। कहने का मतलब ये जो फोर्स है ये इस बॉडी के स्टेट को चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया। जो पहले रेस्ट में हुआ करता था अब वो बॉडी मोशन में आ गया, है ना। मतलब क्या हुआ, जरा सोचो, जैसे ही वेलोसिटी में चेंजिंग आया, देखो 0 वेलोसिटी से कुछ सर्टेन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट गेन कर चुका है। जैसे ही वेलोसिटी में चेंजिंग कर लिया, तो वेलोसिटी में चेंजिंग जैसे ही होगा तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ एक्सेलरेशन डेवलप हो गया। क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी के रेट में चेंज होगा, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। या अगर कोई एक्सेलरेटेड बॉडी है, जरा समझना एक बात, कभी कभी ऐसा भी सीन होता है, देखो ये प्रैक्टिकली आप देखते होंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे सोचो कि हम लोग एक पहाड़ को धक्का लगा रहे हैं, अब जैसे ही हम लोग पहाड़ को धक्का लगाए, क्या पहाड़ चलना शुरू कर देगा? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, पर ये जो मोशन है ना, अभी ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है स्टेट को, या स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी जनरेट कर रहा है ना। आप कभी कभी देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है या हमारे घर का सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे एक ईंटा को यहाँ हम रख देते, जैसे इस एक ईंट को आप यहाँ पे रखेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ये स्लाइड नहीं करता, यहाँ पे ये ऐसे ही स्टेटिक खड़ा है। और कभी कभी यही सीन क्या होता है कि जैसे ही हम इस स्लाइडर पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट को, एक ईंटा को रखते हैं, ये स्लाइड करके नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो क्या यहाँ फोर्स नहीं लग रहा था, केवल यहाँ फोर्स लग रहा है, अर्थात कोई तो फोर्स था। देखो, अगर ये स्लाइडर पे ईंटा रखा हुआ है, इसका मतलब ये जरूर गिरना चाह रहा होगा, टेंडेंसी तो है गिरने का, पर गिर नहीं पा रहा। टेंडेंसी गिरने का है लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, गिर नहीं पा रहा है। इसका मतलब इसको कोई तो पीछे की तरफ फोर्स दे रहा है, कोई तो इसको रोकने वाला है ना। मतलब अभी ये बात हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के अंदर, अभी हम इस पे चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है, जरा समझना। बॉडी या तो मोशन में आ जाएगा, यानी कि या तो मोशन हो रहा होगा या मोशन होने का वहां पे टेंडेंसी होगा, समझिएगा बात। अब यहाँ क्या, अगर यहाँ आपने बताया सर कि नीचे गिरने का टेंडेंसी है, लेकिन एक जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, क्या होता है अभी हमें नहीं मालूम, जब मालूम चलेगा तब देखेंगे हम लोग। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि सर इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है।
ठीक है। तो ये फ्रिक्शन इधर लगने वाले फोर्स से ज्यादा था, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को नीचे स्लाइड नहीं करने दिया। अब क्या फ्रिक्शन यहां नहीं लग रहा? हाँ, फ्रिक्शन यहां भी लग रहा। देखो नीचे स्लाइड करने वाला, अभी आपको इन जनरल अगर आप इट्टा को एक स्लाइडर पे रख देंगे तो तुमको पता नहीं चल रहा है, देखो ना कि इधर कौन सा फोर्स लगा रहा है। वही तो फोर्स था जो इसको इधर की तरफ सरका रहा था, खिसका रहा था। पर हमको भी पता नहीं है भाई कौन सा फोर्स इसको खिसका रहा है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। बस हम एक ओवरव्यू तुम्हारे ब्रेन के अंदर डालना चाहते हैं। मतलब कोई तो फोर्स होगा जो इसको इस तरफ फोर्स दे रहा होगा, जिस कारण से ये स्लाइड करे, है? क्या फ्रिक्शन यहां नहीं लग रहा होगा? हाँ, फ्रिक्शन यहां भी लग रहा होगा, लेकिन वो फ्रिक्शन जो इधर लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स इस तरफ लग रहा है, जिस कारण से बॉडी इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहने का कुल मिला के यही हुआ कि भाई अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके स्टेट में चेंजिंग आएगा, या स्टेट चेंजिंग होने की टेंडेंसी की ओर वो बढ़ेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है, उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा। थोड़ा बात समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब जरा सा एक बात समझना, ठीक है? हाँ, तो एक चीज पहले यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सारे नियम को पढ़ेंगे, वो बात अलग है। हम लोग एक चीज समझते हैं, जरा सा देखिए। सबसे अगर हम पहली बात करें तुमको टाइप्स ऑफ फोर्स, आखिर हम बात कर रहे थे सर, अभी अभी आपने कहा फ्रिक्शन फोर्स, इधर गिरने वाला फोर्स, कोई तो फोर्स है। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, तो इसको देख लो, इन जनरल हम टाइप्स ऑफ फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करें। ऐसे तो दो पार्ट से अलग भी होते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे, देखो टाइप्स ऑफ फोर्स को, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नाम से ही जाहिर है कॉन्टैक्ट फोर्स, कहने का मतलब क्या, जरा सोचो। ये हमारा एक टेबल है जिसके ऊपर हमारा एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तब देखो इस टेबल के कांटेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां जो भी फोर्स लगेगा हम देखेंगे वो बिल्कुल हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक बात। ये ऐसे सोचो, आप अपने घर में देखे होंगे, घर के छत से एक रस्सी टांगा हुआ होता है, जिस रस्सी पे हम लोग क्या होता है घर में, गांव में आप देखते होंगे, इस रस्सी के ऊपर में दही का बर्तन या दूध का बर्तन लटका दिया जाता है बिल्ली मौसी से हटाने के लिए, है ना? बिल्ली मौसी को ठगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रस्सी से दूध या दही के बर्तन को टांग देते हैं। तो अब देखो रस्सी क्या होता है, टाइट हो जाता है। इस रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिस फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं। ये टेंशन, देखो रस्सी में हो या चेन की बात करें या रॉड की बात करें, हम लोग देखेंगे कि रस्सी में या चेन में या रॉड में जो एक फोर्स डेवलप होता है, जिस फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स बोलेंगे, जिस फोर्स के कारण से कि रस्सी बिल्कुल टाइट हो जाता है। अब तुम सोचो ना, एक रस्सी से एक इट्टा को बांध के से हम लोग खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, इस रस्सी में टाइटनेस क्रिएट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और जिस फोर्स के कारण से ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रिंग टाइट हो गया, इसी फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये टेंशन फोर्स तब लगा था जब इस रस्सी पे हम लोग कोई चीज लटका रहे थे, है? तो इस कारण से ये रस्सी बिल्कुल इस सामान से कांटेक्ट में था, इसी कारण से यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं इस कांटेक्ट फोर्स कहलाएंगे। कहने का मतलब हम लोग फोर्स को कुल मिला के दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, एक को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में हम लोग बेसिकली अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, ये हमारा कौन सा फोर्स होगा, ये नॉर्मल फोर्स होगा। और दूसरा फोर्स जो हम लोग अभी पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। हाँ, जैसे फोर्स एनालॉग हम लोग लास्ट करेंगे तो उसके बाद लास्ट में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो वहां एक फोर्स और समझाएंगे आपको, फ्रिक्शन, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, जो फ्रिक्शन इसके अंदर हम लोग एक फोर्स पढ़ेंगे। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जैसे आप पढ़ते होंगे, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना? अब वो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से क्या है, एक फोर्स लगा रहे होते हैं, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जरा सोचो, यहाँ सन है और यहाँ अर्थ है, क्या ये सन और अर्थ आपस में कांटेक्ट में? नहीं, बिल्कुल दूर दूर है, पर इसके बीच में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ सन है, यहाँ मार्स है, यहाँ जुपिटर है, यहाँ बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबके बीच में एक तरह का फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी यहाँ इसकी बात जो कर रहे हैं, ये दोनों सारे प्लैनेट्स के बीच में कौन से फोर्स लगते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। अब तुम सोचो, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, लेकिन दोनों के बीच फोर्स तो लग रहा है। जब आप एक चुंबक को यहाँ रखते हैं, दूसरे चुंबक को यहाँ रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को खींचना चाह रहा होता है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अर्थात हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया,
ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इस तरह के फोर्स पढ़ेंगे। हाँ, कुछ और भी फोर्सेस होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स हो गए, या केमिस्ट्री के भीतर आप लोग पढ़ेंगे बहुत सारे फोर्स को पढ़ेंगे जैसे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। बेसिकली अभी जो हमारा अभी देखो मेरा टॉपिक होने जा रहा है, हम दो फोर्स को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स और दूसरे को क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। हम आज की क्लास में इसी दोनों फोर्स का बस एक रफ आइडिया जनरेट करेंगे कि ये टेंशन फोर्स कहां लग रहा है, कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। फिर बाकी की क्लास आएंगे तो और सारे फोर्सेस आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात अगर करें नॉर्मल फोर्स की, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है जरा समझना। ये हमारा एक टेबल है और इस टेबल पे हमारा एक बुक रखा हुआ है। इस बुक का अपना कोई मास होगा, एम मान लेते हैं एम के जी का, ये 5 केजी मान, ये बुक है, पता नहीं कौन सा बुक है, 5 केजी का बुक है, ठीक। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा समझ, आप इतना तो जानते हो न्यूटन के सपना के बारे में। न्यूटन साहब को सपना आया कि भाई ये आम गिर रहा है, नीचे गिरेगा। देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। बस एक क्या बोलते हैं उसको, सुनी सुनाई सी बात हम लोग सब लोग जानते हैं कि भाई हाँ, न्यूटन साहब बगीचा में बैठे हुए थे, बगीचा में आम टपका, उसके दिमाग में आइडिया आया कि भाई ये आम नीचे क्यों टपका। अब उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार हो गया। ऐसा नहीं, बहुत सारा बात होता है, पर हम लोग अभी चलो मान लेते हैं उसी बात को कि सर जी ये हमारा धरती है और यहां से एक कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम गिराते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना। मास्टर जी पागल हो गए, ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। हाँ, ये नीचे की तरफ आता है, धरती से स्ट्राइक करता है। अगर धरती और नीचे होती तो ये नीचे यहां तक आता फोर्स है, पर यहाँ धरती यहीं पे खत्म, तो ये बिल्कुल सटाक से धरती पे गिर जाता है, ये बॉल यहाँ है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है और उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब एक बात तो क्लियर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, एक फोर्स तो ओवरऑल इस पे लग ही रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स कौन सा है, mg, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर इसका मास 5 केजी का दिया हुआ है तो एक फोर्स बिल्कुल अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, जिस फोर्स को बोलेंगे हम लोग mg। अच्छा, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10 मान लेते हैं। तुम सोचो जरा सा, सर जी मास कितना, हमारा मास 5 है, ये रहा 5, g का वैल्यू 10 लगाओगे यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जरा सोचो, जरा सोचो। अच्छा, एक बात और हमने बताना आपको भूल गए, देखो भाई, फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट में जो फोर्स का यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन, ठीक है। हम लोग कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे, जैसे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे होते हैं उस फोर्स को हम लोग न्यूटन उसका यूनिट होता है, ठीक है। कभी कभी ये सीजीएस यूनिट में भी काउंट कर लिया जाता है, तो सीजीएस यूनिट में जो फोर्स का यूनिट होगा, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो फोर्स का यूनिट होगा उसको बोलते हैं हम लोग डायन, DYNE, डायन नहीं है, गांव वाला डायन नहीं, ये डायन है ना। फोर्स का यूनिट क्या होगा, या तो आप न्यूटन बोलेंगे एसआई यूनिट के अंदर, और सीजीएस यूनिट में क्या बोलेंगे, डायन, ठीक बात। अच्छा, तो सर ये अर्थ की तरफ जो एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो कितना हो गया हमारा, 50 न्यूटन, कोई बात नहीं। अब जरा सोचो, टेबल पे रखा हुआ तुम्हारा बॉल या कोई भी बुक, क्या वो नीचे गिरने लगता है, सोचो, फोर्स तो लग रहा है, अर्थ तो अपनी तरफ खींच रहा है, 50 न्यूटन से खींच रहा है। मान लो 5 केजी का हमारा ब्लॉक है, बुक है, टेबल पे रखा है, ऐसा तो टेबल को तोड़ते हुए नीचे सड़क से गिर जाता, ऐसा नहीं होता। यानी कि हाँ, ये बात है, ये जो mg लग रहा है ये इंपैक्ट कहां डाल रहा होगा, इस टेबल के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। टेबल कोई तो फोर्स लगा रहा है जिस कारण से वो बुक नीचे नहीं गिर रहा है, बुक वहीं के वहीं खड़ा है, ठीक है। तो अब सोचो, यहां इस टेबल से इस बुक के बीच जो कांटेक्ट है, यही कांटेक्ट होने के कारण से ये बुक इसको, सॉरी टेबल इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स टेबल लगा रहा है इस बुक को, जो हम फोर्स क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। अर्थात नॉर्मल फोर्स के बारे में हमारा क्या ज्ञान मिल गया भाई हमको, कि भाई ये नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है जो कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर।
अच्छा एक बात यहाँ और समझना है, ऐसे तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, पर हम लोग बेसिकली अपने क्लास के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि सर एवरी रिएक्शन पोजेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात अगर ये टेबल इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया नॉर्मल फोर्स, तो ये ब्लॉक भी उस टेबल पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अर्थात जरा थोड़ा सा इसको हम इनलार्ज करके अगर समझाना चाहें आपको, जरा देखिए, अगर हम समझाना चाहें तो देखो ये हमारा टेबल था और ये रखा हुआ यहाँ पे हमारा बुक था, इस बुक को थोड़ा सा हम उठा के यहाँ रख रहे हैं, समझिएगा बात हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब ये ब्लॉक m मास का था तो हमको पता चल गया नीचे तो mg लग रहा था, ये mg किसके द्वारा लग रहा है भाई, ये mg अर्थ के कारण से लग रहा है, क्योंकि अर्थ के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। अर्थात ये mg कौन लगाया था, अर्थ लगाया था इस ऑब्जेक्ट पे। ये जो mg है ना, ये टेबल नहीं लगाया था, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे समझना। ये mg जो फोर्स लग रहा है ना, ये mg टेबल नहीं लगा रहा था, ये कौन लगा रहा था, अर्थ लगा रहा था, ठीक बात। तो क्या अर्थ अगर इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग? तो हाँ ये बात सही है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि ये फील क्यों नहीं होता, इसका इंपैक्ट हमको दिखता क्यों नहीं, ये बात हम लोग पढ़ेंगे। हम अभी के लिए इस बात को थोड़ा सा अपने पर्स में रख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। अगर ये m मास का ब्लॉक है तो ये ब्लॉक पे अर्थ एक फोर्स लगाया mg, ये mg अर्थ के द्वारा इस ब्लॉक पे लगाया हुआ फोर्स था, लेकिन ये बीच में टेबल रखा हुआ था, यानी कि इस फोर्स का इंपैक्ट किस पे पड़ा, टेबल पे। तो क्या ये टेबल को तोड़ता हुआ नीचे गिर गया, नहीं ना, टेबल को तोड़ता हुआ नीचे नहीं गिरा, इसका मतलब टेबल बदले में इसको कोई फोर्स दे रहा होगा जिस कारण से कि ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, हाँ बेशक। अर्थात टेबल इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल इस टेबल के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ फोर्स था, बदले में सेम उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वही फोर्स नॉर्मल जितना मैग्नीट्यूड का यहां था उतना ही मैग्नीट्यूड का ये ब्लॉक भी उस टेबल पे लगा रहा होगा, समझ रहे बात को। लेकिन हम एफबीडी के अंदर पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, आपको किसी भी बॉडी का इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम खींचने के लिए सिखाएंगे, तो वहां हमारा सबसे पहला बात यही होगा भाई कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम खींच रहे हैं हम उस पे लगने वाले फोर्स को काउंट करेंगे हमेशा, वो किस पे लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये जो नॉर्मल फोर्स था, ये नॉर्मल फोर्स ये टेबल लगा रहा था इस ऑब्जेक्ट पे, बदले में ये ऑब्जेक्ट भी टेबल पे सेम फोर्स पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये नॉर्मल फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई साहब, कहने का मतलब जरा सोचो। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस ब्लॉक की, यानी कि इस ब्लॉक पे लगने वाले कौन कौन से फोर्स हैं। तो एक फोर्स को इस ब्लॉक पे लग रहा था जो अर्थ लगा रहा था mg, ठीक बात। अब ये mg जिस भी अर्थ के कारण से जो भी फोर्स लग रहा था वो इस टेबल के कारण से, अब देखो टेबल के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा, ये टेबल इसको बचाना चाह रहा था, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया नॉर्मल फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है नॉर्मल, याद रखिएगा हमेशा सरफेस के ऊपर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ऑलवेज दिमाग में रखिएगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये कभी भी टेढ़ा मुड़ा नहीं होगा, एकदम सरफेस पे बिल्कुल 90 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर होगा। अब तुम सोचो, जरा सोचो जरा ध्यान से कि भाई एक बात हम लोग देखते हैं कि सर अगर ये सरफेस मान लीजिए हमारा जो था, जैसे हमारा घर का सीढ़ी है और इस सीढ़ी पे हमें ईंट को रख देते हैं, ये ईंट देखो यहाँ ऐसा रखा हुआ, हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे पॉइंट मास की तरह ज्यूम करेंगे, मतलब मान लेंगे कि इतना बड़ा जो ईंटा था ना बिल्कुल एक पॉइंट की तरह है, इस पूरे पॉइंट का मास यही है, इस पूरे ईंट का मास अगर m मास का ईंटा था तो ये m मास बिल्कुल इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड एकदम पॉइंट मास की तरह। तो अब अगर यहाँ m मास है तो अर्थ अपनी तरफ बिल्कुल अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। वेरी गुड। अब बताओ ये ब्लॉक किस सरफेस पे है, इस सरफेस पे, तो ये सरफेस इसको गिरने नहीं दे रहा है, इधर रोक के रखा हुआ है, यानी कि कोई तो फोर्स लगा रहा होगा, और वो जो फोर्स लगा रहा है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो कि एकदम सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि सर अगर ये देखिए ये हो गया हमारा mg और यहां खींच के लगा देंगे नॉर्मल, नहीं,
क्या ये नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा सर, परपेंडिकुलर तो ये होता 90 से ज्यादा होता, यानी कि नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस खींचेंगे, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। आ रही बात समझ में? चलो अब थोड़ा सा नॉर्मल के बारे में हमारे पास जानकारी हो गया। अगर तुमसे हम पूछें कि देखो तो अगर इस सीढ़ी को हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास हम मानेंगे बिल्कुल एक पॉइंट मास की तरह है, एकदम यहाँ पे मास है, तो ये रहा हमारा नॉर्मल सॉरी mg, और ये रहे सरफेस। अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के द्वारा ही इस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगाया जाएगा जिस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, तो ये नॉर्मल क्या होगा? एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर, अर्थात ये एकदम 90 डिग्री पे, यही हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। बात समझ में आ रही है? ओके। अब थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए हम सीख लेते हैं। देखो हम लोग पढ़े हैं 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मोशन, तो आपको याद होगा एक्सिस के अलोंग चीरचार करने के लिए हम लोग सिखाएंगे, ठीक है? जब भी कभी इंक्लाइन प्लेन का सवाल आए, ऐसे तो आप एक्सिस मानने के लिए फ्री है, जहां भी मर्जी करे तुम्हारा एक्सिस तुम मान सकते हो, लेकिन एक एडवाइस है कि देखिए आप एक काम करते हैं हम लोग कि सर अगर ये देखो तो गौर से, ये हम मान लेते यही हमारा एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा डायरेक्शन किसका हो जाएगा? वाई एक्सिस का हो जाएगा। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस कहलाएगा। अब तुमको पता है अगर कोई फोर्स या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या कोई भी चीज, कोई भी वेक्टर की बात करेंगे, किसी एक्सिस के अलोंग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे? तुम सोचो जरा सा, देखो तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये तो बिल्कुल सटीक वाई एक्सिस के अलोंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जरा इस mg को आप गौर से देखिए, ये mg, क्या ये mg एक्स एक्सिस तो ये है, ना तो एक्स एक्सिस की दिशा में है और ना ही ये वाई एक्सिस की दिशा में है, ये बिल्कुल बीच में ही है ना? तुम सोचो मान लीजिए सीढ़ी हमारा एक्स एक्सिस से किसी इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा एंगल पे है तो हम सब देखें तो चाहते हैं कि ये जो हमारा mg है ये x के साथ या y के साथ किसी के भी साथ कितना एंगल बनाया है ये मिल जाए तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल चीर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में। आपको याद हो अगर ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है जो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया था, इस फोर्स को लेके चीर देते थे। एक आता था x में कंपोनेंट, एक हिस्सा आता था y में कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनाता था कॉस उधर जाता था, याद होगा f cos थीटा इधर बन जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा हमारा f sin थीटा, अर्थात ये वाला मेरा खत्म हो गया। इसको रिजॉल्व करके हम x और y में ला देते हैं। बस वही चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो mg फोर्स आपको दिख रहा है ना तो ये x में है और ना ही ये y में है। अब अगर ये x और y में नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? चीर देंगे। चीरेंगे तो कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, तो उसके लिए तो हमको पता होना चाहिए या तो ये एंगल या ये एंगल, इस दोनों में से कोई एक एंगल तो हमको जब तक पता नहीं चलेगा, यानी कि x या y के साथ क्या एंगल बना रहे ये हमको मालूम ना चले, तो हम इसको चीर नहीं सकते, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब ये एंगल तो पता होना चाहिए, पर हमको दिया हुआ ये निकालने का हम लोग कोशिश करते। देखो तुम सोचो अगर ये थीटा है, आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री पे चलता है, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो कायदे से ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तुम देखो ना ये थीटा है, ये 90 है, तो हम इसको कितना रखें? सोचो तो 90 माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा से कट जाएगा 90 90 180, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक बात। अब आप एक चीज जरा समझिएगा, ये अगर y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, तो आपको पता है किसी भी दो क्वाड्रेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल दोनों बिल्कुल 90 डिग्री होगा। अगर जिसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल को क्या हम ऑटोमेटिकली थीटा बोल सकते हैं? इसको थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मतलब हम अगर बात करें, थोड़ा सा इसको समझाने का कोशिश करें, ये थोड़ा कचरा हो गया था, समझिएगा। ये हमारा mg था और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया था, ये वाला इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया था। जैसे ही ये थीटा एंगल हमको नजर आए तो हम आंख बंद करेंगे, इसको भी थीटा सीधा बोल देंगे। वो कैसे हुआ यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, ठीक है? अब सोचो ये जो mg है ये हमारा नॉर्मल था, ये जो mg है ये y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस mg को हम चीरना अगर चाहें तो यहां से हट के इधर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mg cos थीटा
और इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mg sin थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर हो गया हमारा mg cos थीटा और इधर क्या हो गया mg sin थीटा। कोई दिक्कत? क्योंकि इसके साथ एंगल बनाया तो cos इधर जाएगा तो इधर क्या चले जाएगा, sin चले जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके। अब तुम्हारे मन में एक बात और होगा कि सर आप जो ये एंगल थीटा लिए इसका क्या जरूरत था? हमको तो ऑटोमेटिकली देखिए तो इस एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल पता चल ही गया था। कोई दिक्कत नहीं, आप इसके हिसाब से भी तोड़ सकते हैं, वही आंसर आएगा। जरा देखो mg को अगर चीरेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस दिशा में क्या आएगा, mg cos 90 माइनस थीटा और इधर क्या आ जाएगा तो mg sin 90 माइनस थीटा। तुम एक बात बताओ 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। हमने सिखाया आपको। तो यहाँ अब भी वही आ जाएगा mg cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये बन जाएगा mg sin थीटा। बात एक ही है, बस थोड़ा सा यहाँ लफड़ा आ रहा था कि साइन 90 माइनस थीटा जिसको नहीं मालूम होगा परेशानी आएगी, इसीलिए हम इस एंगल से नहीं तोड़े, हम ये एंगल निकाल लिए कि अगर ये 90 माइनस थीटा है इधर से तो थीटा हो ही जाएगा। आई बात समझ? तो किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए एक्सिस का मानना हमारा बहुत जरूरी होता है। आप अगर इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग अगर एक्सिस मान लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपको किसी न किसी एक्सिस की तरफ ही दिखाई देता होगा, दिखेगा। ठीक है। हाँ, अब कुछ फोर्स जो एक्सिस की तरफ नहीं है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करके इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा देखो इधर लगने वाले फोर्स कौन से हैं, नॉर्मल। जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में देखो एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम हम लोग पढ़े अभी mg cos थीटा, पढ़े हैं mg cos थीटा। यानी कि इस नॉर्मल को कोई अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने वाला होना चाहिए, यानी कि ये mg cos थीटा इसके नीचे तरफ बैलेंस कर रहा था, इसीलिए ये ब्लॉक नीचे नहीं आया। केवल इधर एक फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, और आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसके स्टेट में चेंजिंग होगा या चेंज होने का वो टेंडेंसी आएगा। तो mg cos थीटा इधर एक फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, जिस कारण से ये बॉडी इधर सरक रहा है या सरकने का टेंडेंसी होगा। बात आ रही समझ में? खैर ये रिजॉल्व करने के लिए हम आगे भी सीखेंगे, चिंता नहीं करना। बस हम आपको अभी नॉर्मल फोर्स के कॉन्सेप्ट के समझा रहे थे, अभी तोड़ दी क्योंकि अभी से धीरे धीरे तोड़ते रहेंगे तो उस समय आपको नया नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए मतलब किसी भी जब हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो नॉर्मल फोर्स हम कैसे लगाएंगे, अब हम समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जरा सोचो, मान लो ये एक ब्लॉक था, यहाँ एक पुल्ली लगा हुआ, पुल्ली मतलब एक ऐसा गोल चक्कर सा लगा हुआ, आप समझिएगा बात। समझो ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को एक रस्सी से बांधते हुए इस रस्सी से एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पे हम लटका देते हैं, और ये लटका हुआ ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस वाल से सटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब जरा हम अगर इसमें नॉर्मल फोर्स के बारे में खींचना चाहेंगे तो कैसे होगा जरा देखो। पहली बात, जब भी कभी एक से ज्यादा ब्लॉक आपको दिखाई दे, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, सब ब्लॉक आप अलग अलग तरीके से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। अभी ये जो रस्सी दिख रहा है ना, हम इस रस्सी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम बस नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, रस्सी के कारण से जो फोर्स लगेगा टेंशन वेंशन वो आगे देखेंगे हम लोग जब टेंशन पढ़ लेंगे। जरा सोचो इस ब्लॉक के बारे में अगर हम तुमसे पूछना चाहें तो ये ब्लॉक सर इसका मास अगर मान लो थोड़ी देर के लिए m1 मास है, इसका मास कितना है m1 है, 5 केजी मान लेते हैं। अब इतना करें 5 केजी, और इसको मान लेते हैं 3 केजी। तो सर अगर ये 5 केजी का ब्लॉक है तो हमको पता है इस पे एक फोर्स तो नीचे लगेगा mg, जिसको हम लोग बोलते हैं mg, मतलब हो गया 5 मास हो गया, g का वैल्यू 10 हो गया, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स नीचे तो लगेगा। ठीक बात। अब तुम सोचो क्या ये ब्लॉक किसी सरफेस से कांटेक्ट में है? हाँ है, इस वाल से कांटेक्ट में है। तो इस वाल से अगर कांटेक्ट में है तो ये वाल बिल्कुल सरफेस पे परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा रहा होगा, जिस फोर्स को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और इस नॉर्मल को n1 से क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल और लगने वाला है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको n1 से दिखा दिए और यहाँ जो नॉर्मल लगेगा उसको n2 लिख दें। मतलब ये फोर्स हमारा क्या, कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, यानी कि ये सरफेस अपने परपेंडिकुलर, अपने ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा, जिस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो एक फोर्स तो देखिए नीचे की तरफ mg लगेगा, और चूंकि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक इस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इसको एक फोर्स दे रहा होगा, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और वो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, अर्थात अपने ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा, जिस नॉर्मल को हम n2 से यहाँ डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मतलब नॉर्मल फोर्स किस तरीके से लग सकता है ये सब बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, हमेशा जहां भी बॉडी कांटेक्ट में आए किसी भी सरफेस से तो वहां एक कांटेक्ट फोर्स देंगे नॉर्मल फोर्स,
और वो उस सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से खींच लीजिएगा, ये इस तरह से नहीं खींच देंगे कि सर यहाँ लटका हुआ है, इधर हो गया हमारा mg और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा ऊपर वाई एक्सिस की तरफ नहीं लगता है। नॉर्मल फोर्स जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है इस पे परपेंडिकुलर लगेगा, इस बात को हमेशा ख्याल रखना। आ रही बात समझ? ओके, तो नॉर्मल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टेंशन के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टेंशन जैसा नाम वैसा काम। टेंशन वाकई टेंशन देता है, पर टेंशन लेने का नहीं। देखो, मान लो ये छत का दीवार था, हमारा छत का हमारा छत था, जिस छत से हमारी दादी एक रस्सी के सहारे इस ऑब्जेक्ट को, बर्तन को रखी हुई थी जिसमें दूध रखा हुआ है, ठीक। तो ये इतना बड़ा ब्लॉक ना मान के हम सोचेंगे एक छोटा सा ब्लॉक लटका हुआ है यहां पे से। अब जरा तुम एक बात समझो, क्या ये किसी सरफेस से कांटेक्ट में है? नहीं। अगर ये सरफेस से कांटेक्ट में होता तो यहाँ नॉर्मल फोर्स लगता है, लेकिन ये कांटेक्ट सरफेस से नहीं है, एक रस्सी से लटका हुआ है, हैंगिंग बॉल है ना, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स की तो बात ही नहीं होगी सर। अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ तो mg लगेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। और ये चूंकि एक रस्सी से लगा हुआ है तो रस्सी को टाइट कर रहा होगा, रस्सी में एक स्ट्रिंग फोर्स डेवलप कर रहा होगा, और इसी स्ट्रिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन। इसी स्ट्रिंग फोर्स को क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स। अच्छा हाँ, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। देखिएगा, जरा सोचो, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो अभी केवल इसके बारे में बात करें, तुम सोचो जब भी कभी इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन किधर लग रहा है हमको। हाँ देखो, ये पुल्ली है, एक ये क्या किया हम लोग, एक पुल्ली ले लेते हैं, इस पुल्ली के सहारे एक रस्सी से इस ब्लॉक को टांग दी, और दूसरी तरफ भी एक रस्सी, उसी रस्सी के सहारे एक दूसरे ब्लॉक को यहां टांग देते हैं। अब जरा सोचो, मान लो ये ब्लॉक देखने से ही बड़ा लग रहा है, हैवी है, और ये लाइटर है, छोटा है, हल्का है, तो क्या होगा, ये नीचे खिसकना शुरू होगा। ठीक बात समझ लेते हैं, खिसकना शुरू होगा। अभी हम खिसकने विसकने की बात नहीं सोच रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसका मास m है तो नीचे फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को हम लोग mg बोल रहे हैं। ठीक बात सर। और ये इस पे भी नीचे लग रहा होगा mg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रस्सी बिल्कुल टाइट हो गया होगा, तो जब इस ब्लॉक पे रस्सी के कारण से लगने वाले टेंशन को हम गिनेंगे तो वो टेंशन कैसा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, टेंशन T। इसी तरह से इस रस्सी पे बैठ के तीर अगर खोलेंगे तो यहां भी टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, T। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, इस ब्लॉक का हम जैसे ही टेंशन के बारे में, यहाँ टेंशन किस दिशा में जाएगा तो ऊपर की तरफ, यानी कि यहां बैठ के हम लोग तीर खोल देंगे। समझ रहे बात को? और यहां भी जब हम टेंशन की बात करेंगे तो यहां भी बैठ के हम तीर खोलेंगे तो ऊपर ही जाएगा, यहां भी टेंशन कैसा लग रहा है, T लग रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी आपके दिमाग में होगा सर ये देखो, ये जो पुल्ली है जरा देखो तो, ये पुल्ली भी इधर से रस्सी से बंधा हुआ है, इधर से रस्सी से बंधा हुआ है, और ये ऊपर से यहां से भी रस्सी से बना हुआ है, तो क्या इस पुल्ली पे भी फोर्स लग रहा होगा? हाँ लग रहा है। इस पुल्ली को भी तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। सोचो ना, इसके ऊपर टांग देंगे तो पुल्ली पे भी तो नीचे फोर्स लगेगा। तो पुल्ली पे अगर हम बात करें तो एक ही फोर्स हमको दिख रहा है, सिर्फ टेंशन दिख रहा है। अब देखो, यहां अगर इस पुल्ली पे बैठ के हम तीर खोलेंगे तो वो टेंशन का दिशा कैसा लगेगा, इस दिशा में, वही T लगेगा। जे एक देखो, ये रस्सी बिल्कुल यहां से तक सेम रस्सी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी रस्सी में जब आप टेंशन लगाएंगे तो रस्सी पे कहीं भी टेंशन लगाएंगे, अगर रस्सी एक ही है तो टेंशन बिल्कुल सेम होगा, T टेंशन। समझ रहे हैं? जैसे ये रस्सी एकदम एक लाइन से था, तो आप इस रस्सी पे कहीं भी टेंशन लगाएंगे तो T के नाम से ही लगाएंगे। ठीक है? अब देखो, यहां टेंशन T और यहां भी टेंशन C, यानी कि रस्सी अगर सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, अगर रस्सी जैसे ही बदला तो टेंशन भी बदल जाएगा। समझ रहे बात को? देखिए यहां पे, अब इस रस्सी को जरा गौर से देखो, क्या इस रस्सी, ये रस्सी भी तो टाइट हो रहा होगा सर, ये जो रस्सी है ये भी तो टाइट हो रहा होगा। अगर ये टाइट हो रहा होगा, जरा सोचो, एक रस्सी तो ये हो गया, इस रस्सी पे तो टेंशन फोर्स हम T दिखा दिए, लेकिन ये रस्सी तो दूसरा है ना। जैसे ही रस्सी बदलेगा टेंशन भी बदल जाएगा, और यहां जो ऊपर की तरफ बैठ के टेंशन लग रहा होगा, इस टेंशन को चलो हम T1 मान लेते हैं, इसको हम T2 बोल देते, ताकि तुमको समझ में आए कि दोनों टेंशन अलग अलग होगा। मतलब यहाँ T1 और यहाँ जो लग रहा होगा वो फोर्स कैसा होगा, T2 होगा। बात समझ में आ रही? तो रस्सी में जो लगने वाले फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं, और जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स होंगे। ये हमने आपको बस नॉर्मल और टेंशन के बारे में एक छोटा सा जानकारी दिया। ठीक है, वीडियो को छोटा रखना ताकि आप छोटे छोटे चीजों से कम कम तरीके से समझना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे।
और कम रहेगा तो लोड भी कम पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। अगली क्लास में फिर इससे आगे की कहानी को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।